Chapter number 1, set from class 6, 7, 8 and metric class. So there is the simple definition of set. The well-defined collection of distinct objects is known as set. तो सेट जो हमारी है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे कि आपके हो गए ए बी सी अप टू एक्स वाई जेड। तो इंग्लिश के जो भी कैपिटल लेटर्स होते हैं हम सेट को उससे डिनोट करते हैं, ए बी सी अप टू एक्स वाई जेड। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सेट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो सिर्फ एक बार आ सकते हैं। अगर 1 2 3 3 अगर 3 दो बार आ गया तो ये आपका सेट नहीं कहलाएगा। तो सेट में जो रुकन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो सिर्फ एक ही बार आ सकते हैं। तो अगर 2 बार आएंगे तो वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा। उनके बाद हमारे जो सेट के मेंबर्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं। यहाँ पर हमारे कैपिटल लेटर्स नहीं हो सकते। अगर कैपिटल लेटर्स आएंगे तो फिर भी हमारा सेट नहीं होगा। अगर हम टाइप्स ऑफ सेट की बात करें तो टाइप्स ऑफ सेट में जो पहला सेट का टाइप आता है वो है नल सेट। द सेट विच हैज़ नो एनी मेंबर इज कॉल्ड नल सेट। वो सेट जिसमें कोई भी रुकन ना हो उसको हम क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फी लिख दिया तो ये हमारा क्या है? नल सेट है। या हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, सिर्फ मिडिल ब्रैकेट से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। या हम नल सेट का मिसाल ऐसे दें कि भाई जो हमारा रिजवान पढ़ रहा है वो एक ही क्लास में एक ही साल में 6th और 7th क्लास पढ़ रहा है, तो ये नल सेट होगा क्योंकि एक साल में सिर्फ एक ही चीज़ पॉसिबल हो सकती है। उनके बाद अगर हम सिंगलटन सेट की बात करें, द सेट विच हैज़ ओनली वन मेंबर आर एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। या मेंबर कहते हैं या हम एलिमेंट कहते हैं, बात एक ही है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सेट की डेफिनेशन लिखने के वक्त हम क्या करते हैं, एक गलती कर देते हैं। द सेट विच है ज़ीरो एज अ मेंबर, जिसमें ज़ीरो मेंबर होगा तो वो नल सेट नहीं कहलाएगा, वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। अगर सिंगलटन सेट का मैं एग्जांपल लिखूं तो ए बराबर है 1 के, ये आपका क्या है? सिंगलटन सेट है। जिसमें एक रुकन हो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। या मैं ऐसे कहूँ कि बी सेट का 0 आपका मेंबर है या एलिमेंट है तो ये भी आपका क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा। या मैं ऐसे कहूँ कि इसका फी मेंबर है, ये भी आपका क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि इसमें एक ही रुकन है। सिंगलटन सेट का मतलब ये है कि जिसमें एक रुकन हो। तो उनके बाद है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उनके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। एग्जांपल अगर हम लें, हमारा ए सेट है वो बराबर है 1 2 3 के। अगर मैं बी सेट ले लूँ वो बराबर है ए बी सी के। तो इक्विवेलेंट सेट क्या है कि जो भी आपके सेट हैं उसमें अगर जो मेंबर्स की तादाद है वो सेम है तो वो दोनों सेट आपस में क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। फर्ज करें कि ए और बी क्या हैं? दो सेट हैं। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मेंबर्स कुछ भी हों इससे आपका लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि एलिमेंट्स कितने हैं। ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? आपके 3 हैं। बी सेट में कितने हैं? 3 हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ए इक्विवेलेंट सेट टू बी। ये इक्विवेलेंट सेट की निशानी है। तो उनके बाद एक और सेट का टाइप आता है जिसको हम कहते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट हम उसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लेट हम अगर हम कर रहे हैं ए बराबर है 1 2 3 के और बी बराबर है 1 2 3 के। इक्विवेलेंट सेट के केस में क्या होता है कि इक्विवेलेंट सेट में जो रुकन है वो भी लाजम है कि सेम ही हो। अगर ए के जो मेंबर हैं वो ही बी के मेंबर हो तो ए और बी हम उसको हम क्या कहेंगे? ये दोनों इक्वल सेट हैं। तो यहाँ से एक बात तो जाहिर होती है, हर जो इक्वल सेट होती है उसको हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट को हम इक्वल सेट नहीं कह सकते। यहाँ से जाहिर है कि ये जो सेट है हमारा इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल के लिए शर्त ये है कि जो मेंबर्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर सेम। इनका मतलब क्या है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। उनके बाद अगर दूसरे एग्जांपल की हम बात करें, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि सी बराबर है सी डी और ई के और एफ के। और डी सेट की मैं बात करूँ वो बराबर है 4 5 6 7। तो ये दोनों सेट आपके क्या हैं? इक्विवेलेंट सेट तो हैं लेकिन ये आपके इक्वल सेट नहीं है। ये आपके इक्विवेलेंट सेट हैं लेकिन इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इक्वल सेट के लिए ये शर्त है कि एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए। जो सी में मेंबर हैं वही आपके किसी और सेट में होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ई भी बराबर है किसके? सी डी ई एफ के, तो ये दोनों सी और ई सेट आपके आपस में क्या कहलाएंगे कि ये आप में इक्वल सेट हैं। इक्वल सेट के साथ साथ ये इक्विवेलेंट सेट भी हैं। तो हम कह सकते हैं इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता।
उनके बाद अगर हम सबसेट की बात करें, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। इधर देखें, अगर एग्जांपल की हम बात करें, ए बराबर है 1 2 के, अगर बी की हम बात करें वो बराबर है 1 2 3 4 के, तो ये कह रहा है कि अगर ए सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं तो हम क्या कहेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर भी यही डेफिनेशन लिखी है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, जो भी एलिमेंट सेट ए के हैं वो सेट बी में अगर प्रेजेंट है तो ए को हम क्या कहलाएंगे, सबसेट ऑफ बी। ये इसकी क्या है, सिंबल है, ए सबसेट ऑफ बी। उनके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ सबसेट की बात करें तो पहला जो आता है वो है सुपर सेट, उनके बाद है प्रॉपर सेट और आता है इम्प्रॉपर सेट, या प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं या इम्प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। तो सुपर सेट क्या है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी देन बी सेट इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। इसमें क्या होता है, अगर हम एग्जांपल की बात करें, ए बराबर है 1 2 के और बी बराबर है 1 2 3 के, तो ए के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद है। इनका मतलब क्या है कि ये जो बी सेट है इनसे बड़ा सेट है, सुपर सेट मीन्स कि बाला सेट इससे ऊपर है, तो इसलिए हम कहते हैं बी को हम क्या कहलाएंगे, सुपर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पर डेफिनेशन वही लिखे, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। जो ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं तो हम बी को क्या कहेंगे, सुपर सेट ऑफ ए। अब अगर प्रॉपर सेट की बात करें तो प्रॉपर सेट क्या होता है, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं तो हम ए को क्या कहेंगे, प्रॉपर सेट ऑफ बी। सही है ना भाई, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ ए, इज प्रॉपर सेट ऑफ ए। अगर बी की बात करें तो बी सुपर सेट होगा किसके, ए के। उनके बाद इम्प्रॉपर सबसेट की अगर बात करें तो इम्प्रॉपर सबसेट हम उसको कहेंगे, लेट सब मैं सी ले रहा हूँ, वो भी ले रहा हूँ 1 2 3, तो इम्प्रॉपर सबसेट इसका आप सिंपल मीनिंग ये ले लें कि इम्प्रॉपर सबसेट तब होगा जब दोनों इक्वल होंगे, दोनों के मेंबर सेम होंगे, बी और सी आपके आपस में क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये कुछ सबसेट्स के टाइप्स थे। उनके बाद यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं। एग्जांपल अगर हम ले लें तो ए बराबर है 1 2 3 के और बी बराबर है 3 4 5 के। तो अगर हम यूनियन की बात करें, ए यूनियन बी, तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिख लेंगे 1 2 3, उनके बाद यू के बाद बी के मेंबर कौन से हैं, 3 4 5। ए यूनियन बी, ए के हमने मेंबर लिख लिए 1 2 3 और उसके बाद यूनियन के बाद हम किसके मेंबर लिखें, बी के मेंबर लिखें। तो ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, जो भी मेंबर हैं वो हम एक साथ करके लिख देते हैं। तो ए के मेंबर क्या है, 1 2 3, 3 एक बार आया है तो दूसरी बार आपको पता है एक सेट में नहीं आ सकता, बकाया जो मेंबर बचे हैं वो हम वही लिखेंगे। यूनियन का मतलब है यूनिटी, जो भी मेंबर्स हैं वो हम एक साथ करके लिख लेंगे। उनके बाद अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन को हम इस एन के टाइप से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अगर इंटरसेक्शन की हम बात करें, लेट सपोज मैं ले रहा हूँ C इज इक्वल टू 2 4 6, अगर मैं D ले रहा हूँ 1 2 3, तो अगर मैं C इंटरसेक्शन D की बात करूँ तो C के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6, इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट क्या है, 1 2 3। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में ये होता है कि जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम लिख लेंगे, बकाया जो एलिमेंट्स हैं वो हम नहीं लिखेंगे। तो सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 इसमें भी है, इस सेट में भी है तो ये हम लिख लेंगे, 4 इसमें है, इसमें नहीं लिखेंगे, 6 इसमें है, इसमें नहीं लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स हैं हम वो लिख देते हैं, बकाया को हम स्किप कर देते हैं। तो डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट, यूनियन इंटरसेक्शन के बाद मैंने डिसजॉइंट ओवरलैपिंग सेट को यहाँ पर डिफाइन करना अच्छा समझा, क्योंकि डिसजॉइंट सेट का आपको कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब आपको इंटरसेक्शन का पता होगा। तो डिसजॉइंट सेट क्या है, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, मीन्स के जो आपका नल सेट अगर ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आ रहा है तो हम ए और बी को क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। डिस और जॉइंट मीन्स कि किसी में एक भी एलिमेंट उसमें सेम ना हो। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 और बी की अगर मैं बात करूं 3 4, अगर आप इसके इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि जो सेम एलिमेंट्स हैं वही रखते हैं। या हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट इसमें सेम ना हो तभी वो क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे।
उनके बाद अगर ओवरलैपिंग सेट की बात करें तो ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है कि अगर आपके पास दो सेट हैं, लेट सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी बराबर है 3 4 5 के, तो ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है कि दो सेट आप ले लें, उसमें क्या होगा कि एक एलिमेंट अगर दोनों सेट में कॉमन है, जैसे इसमें 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, और कोई भी सेट किसी का सबसेट नहीं है, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। अगर ये सबसेट हो जाएंगे तो ये ओवरलैपिंग सेट नहीं कहलाएंगे। अगर मैं यहाँ पे सी ले लूँ, सी अगर मैं ऐसा ले लूँ 1 2 3 4 के, तो इसमें भी आपके सेम एलिमेंट्स तो हैं ए और सी के, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके ओवरलैपिंग सेट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ए सेट जो है वो सी का सबसेट है। लेकिन बी और सी क्या है, ये आपके ओवरलैपिंग सेट हैं, क्योंकि ये कोई भी किसी का सबसेट नहीं है। कम से कम एक सेम होना चाहिए, अगर एक सेम नहीं है, दो हैं, तीन है, मतलब कम से कम एक होना चाहिए। ज़्यादा जितने हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि कोई भी किसी का सबसेट ना हो। तो उनके बाद हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात करेंगे। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी अगर हम ले लें 3 4, तो ये डिफरेंस की साइन है ए डिफरेंस बी। सबसे पहले हम ए का मेंबर लिखेंगे 1 2 3 4, उनके बाद डिफरेंस की साइन और हम लिखेंगे बी के मेंबर्स 3 4। डिफरेंस में क्या है कि जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम निकाल लेंगे, जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम निकालेंगे, लेकिन जो हमारे ए सेट में बचे हैं, मीन्स के पहले सेट में जो बचे हैं वो हम लिख लेंगे ए डिफरेंस बी, किसके बराबर है 1 2 के। अगर ये यहाँ पर कोई एलिमेंट बचता बी सेट में तो वो हम यहाँ पे शामिल नहीं करते। उनके बाद अगर यहाँ पे मैं सी ले लूँ, सी अगर मैं ये ले रहा हूँ 4 5, तो मैं कह रहा हूँ कि ए डिफरेंस सी करें। तो ए डिफरेंस सी जब हम करेंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट्स लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3 4। उनके बाद डिफरेंस सी के एलिमेंट्स क्या है 4 5, तो 4 4 कैंसिल हो गया, बकाया ए सेट में कौन से बचे 1 2 3, लेकिन ये हम 5 कंसीडर नहीं करेंगे, जो हमारे पहले सेट में बचे हैं हम वही लिखेंगे। उनके बाद यहाँ पर एक और टर्म यूज होते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस की हम बात करें, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की बात करें, ये सेम एलिमेंट्स हैं ए और बी के। अगर ए के मैं एलिमेंट्स लिखूँ वो क्या है 1 2 3 4, और उनके बाद ये सिमेट्रिक की निशानी, उनके बाद क्या है बी, तो बी के कौन से एलिमेंट है 3 4, तो 3 4 कैंसिल हो गए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में भी हम क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम निकाल लेते हैं, जो सेट ए और सेट बी दोनों में जो बचे हैं वो हम लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ ए के बचे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ ए के लिख रहे हैं। तो अगर हम ए डिफरेंस सी करेंगे तो उसमें क्या होगा, ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4, सिमेट्रिक डिफरेंस सी के एलिमेंट्स क्या हैं 4 5, तो 4 4 तो आपका कैंसिल हो गया, लेकिन जो आपके ए और सेट बी में दोनों में जो बचे हैं हम वो लिखेंगे 1 2 3 5। तो सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस में ये फ़र्क है कि सिमेट्रिक डिफरेंस में जो बच्चे हैं दोनों सेट के हम वो लिखते हैं, और डिफरेंस में सिर्फ हम पहले सेट वाले के लिखते हैं। उनके बाद अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करें, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है किसी भी सेट के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट है तो इनका मतलब ये है कि हम यू से वो सेट काट लेंगे। यू क्या है, आपका एक यूनिवर्सल सेट है, इसका मतलब ये है कि ये आपका कोई ना कोई बड़ा सेट है, जो भी सेट होगा इसके सबसेट होंगे। अगर मैं ए के रुकन ले लूँ 1 2 3, तो यू के रुकन क्या होंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है इन सबसे बड़ा होगा। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो वो किसके बराबर होगा u माइनस ए के। तो u के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 5, और ए के एलिमेंट क्या हैं 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 आपके कैंसिल हो गए, और जो पहले सेट बचे वो आपके क्या है 4 5, क्योंकि डिफरेंस हमने पढ़ लिया है कि डिफरेंस में क्या करते हैं सेम एलिमेंट्स काट देते हैं, जो पहले सेट में बचे हैं हम वही लिखेंगे। अगर बी कॉम्प्लीमेंट की हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं यू में से बी के एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना भाई। उनके बाद अगर मैं ऐसा करूं कि मैं कह रहा हूं नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर मैं नल सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि यू से मैं नल सेट के मेंबर्स निकालूंगा। तो यू के मेंबर्स कौन से हैं 1 2 3 4, और नल सेट आपका नल सेट ही होगा, कोई मेंबर नहीं जाएगा, तो ये आपका क्या आएगा 1 2 3 4।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो u के बराबर है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि नल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर है, वो u के बराबर है। हमें और भी मिल सकते हैं a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट जो बराबर होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा। ये अगर आप दोनों करेंगे तो आपको ये प्रूफ मिल जाएंगे, a यूनियन b करके फिर u से हम a यूनियन b के मेंबर्स निकालेंगे। इस लॉज को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉज, डी मॉर्गन लॉज। सो दैट्स all today for the set. Thank you very much. MCQ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें अब इसमें हम नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके MCQs भी जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं MCQ के हिसाब से वो हम करेंगे इंशाल्लाह। आपके PST और JST का मसला हल हो जाएगा।